हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब सेफ होगा। और आज हम 20 मिनट रिवीजन सीरीज के अंदर जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम यहाँ पे हम जो पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। आज हम इस वाली वीडियो के अंदर, ये जो वीडियो डिवाइडेड होगी टू पार्ट्स में, जो कि क्या होगी केमिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा होगा आयनिक इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे अलग अलग हम दो पार्ट्स में चैप्टर को पढ़ रहे होंगे। अगर सिंगल वीडियो बनाऊंगा काफ़ी बड़ी वीडियो बनेगी, इसलिए अलग अलग पार्ट्स में ही इसको बनाना बेटर है। सो आज हम पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर आपने मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में वंश_ऑफिशियल आप जाकर फॉलो कर सकते हो, मेरे को डीएम कर सकते हो वहाँ पे। और वहाँ पे आपको मैं थोड़ी थोड़ी इंसाइट्स देता रहता हूँ क्या क्या मेरी ज़िंदगी में चल रहा है। और साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि इस चैप्टर के अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, अगर आपको उसके नोट्स चाहिए तो वो आपको हमारे इंग्लिश वर्ड ऐप पे मिल जाएंगे। उसका जो पूरा प्रोसेस है कि आप कैसे उन नोट्स को एक्सेस कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। इंग्लिश वर्ड ऐप आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पे आप जाके हमारे कोर्सेज वाले सेक्शन के अंदर केमिस्ट्री क्लास 11 नोट्स पे जाके आप वहाँ पे उसको एक्सेस कर सकते हो। तो पूरा प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। सो अभी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर ड्यू केमिकल इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। तो भाई क्या होता है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं? मेनली हम जितनी भी ड्राइविंग फोर्सेज होते हैं हमें उनको बैलेंस करना होता है। मतलब जो भी फैक्टर्स अफेक्टिंग होते हैं रिएक्शन के फॉरवर्ड डायरेक्शन में और उसके बैकवर्ड डायरेक्शन में, वो जो फैक्टर्स हैं वो जो फोर्सेज हैं वो बैलेंस करने चाहिए आपस में, शुड बैलेंस ईच अदर। उसी को हम यहाँ पे उस स्टेट को जहाँ पे बैलेंस कर रहे होते हैं फोर्सेज एक दूसरे को, उसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। जैसे यहाँ पे अगर मैं रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करूँ, यहाँ पे R1 + R2 जो कि रिएक्टेंट्स हैं, ये मिल के यहाँ पे P1 + P2 बनाते हैं। और ये एक टाइप की रिवर्सिबल रिएक्शन आप देख सकते हो। ये जो साइन होता है, ये वाला साइन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन का होता है। तो यहाँ पे अगर आपको इस रिवर्सिबल रिएक्शन का मैं एक एग्जांपल दूं तो इसमें क्या होता है, अल्टीमेटली अ स्टेज इज रीच्ड। यहाँ पे एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जहाँ पे जो रेट है फॉरवर्ड रिएक्शन का और बैकवर्ड रिएक्शन, क्योंकि रिवर्सिबल मतलब क्या होता है, यहाँ से यहाँ भी आ सकता है और यहाँ से वापस भी आ सकता है। तो इन दोनों का जो रेट है वो एक बिल्कुल कांस्टेंट मतलब इक्वल हो जाएगा। और वो जो स्टेट होगी उस स्टेट को मैं बोलूँगा केमिकल इक्विलिब्रियम या फिर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर मैं उस स्टेट की बात करूँ एट इक्विलिब्रियम, क्या क्या चेंजेस आते हैं? जो रेट होता है फॉरवर्ड रिएक्शन का, जो कि आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाता है। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन RF और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन वो दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। एक बहुत ही आसान सा कंसेप्ट जो कि आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कंसंट्रेशन जो होती है मोल/लीटर, मोल पर लीटर, अगर आपने सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको वहाँ से काफ़ी चीज़ समझ में आ गई होगी। कंसंट्रेशन का मतलब, मोल का मतलब, ये सब का आपको समझ में आ गया होगा। तो उस केस में जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की, सिर्फ रिएक्टेंट की नहीं, दोनों की, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होती है वो कांस्टेंट रहती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये दो चीज़ें हैं जो कि मेनली यहाँ पे चेंज हो रही होती है। मेनली रेट चेंज हो रहा होता है और जो कंसंट्रेशन होती है उस पर इफेक्ट पड़ रहा होता है, जो कि कांस्टेंट होती है दोनों चीज़ों की। ठीक है, तो अगर मैं बात करें टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम बेसिस ऑन द प्रोसेस, तो यहाँ पे दो टाइप के प्रोसेस के अकॉर्डिंग होंगे। तो पहला होगा यहाँ पे हमारा फिजिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम। तो भाई फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब भी इक्विलिब्रियम किसी फिजिकल प्रोसेस में अगर यहाँ पे इक्विलिब्रियम हमें देखने को मिल रहा है फिजिकल प्रोसेस के दौरान, तो उसको हम कहते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। मान लो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल फेस चेंज हो रहा है, यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दे रखी है, वाटर यहाँ पे लिक्विड से सीधा गैस में बनना है। ठीक है, लिक्विड यहाँ पे देख सकते हो, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हो रहा है, या फिर यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूशन हो रही है, सॉलिड टू यहाँ पे एक्वा सॉल्यूशन बनना है। ठीक है, तो इस टाइप के जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उसके अंदर यहाँ पे अगर इक्विलिब्रियम वाली स्टेट आपको देखने को मिल रही है तो वो फिजिकल इक्विलिब्रियम के अंदर आएगी। और बेसिकली केमिकल इक्विलिब्रियम जो कि हम मेनली इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, उसमें क्या होता है, जब भी केमिकल प्रोसेस के अंदर दौरान आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है तो वहाँ पे आप उसको केमिकल इक्विलिब्रियम का नाम दोगे। जैसे यहाँ पर रिएक्शन हो रही है, हाइड्रोजन और क्लोराइड मिलकर HCl बना रहा है, तो यहाँ पे एक रिएक्शन हो रही है जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल का साइन है। तो यहाँ इस अगर केमिकल फॉर्मूले के दौरान या फिर केमिकल रिएक्शन के दौरान आपको इक्विलिब्रियम स्टेट देखने को मिल रही है, तो उस इक्विलिब्रियम को मैं नाम दूंगा केमिकल इक्विलिब्रियम का। आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ गई हो। अभी तक बहुत आसान लग रहा होगा सब कुछ, ऐसे ही हम आसान की तरीके से हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। अब हम बात करने वाले टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बेसिस में दो टाइप के आप इक्विलिब्रियम आपको देखने को मिलेंगे, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस मतलब होमो मतलब सब कुछ सेम, हेट्रो मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंट, होमो से अलग। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम व्हेन ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, जबकि सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट अगर सेम फेज में हो, सारे मतलब सेम फेज मतलब सारे ही गैस में हो, अगर सारे एक गैस में हो सारे ही गैस में होंगे, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट मिला के, अगर एक सॉलिड में तो सारे ही सॉलिड में होंगे, एक लिक्विड में सारे ही लिक्विड में होंगे, इसको बोलता हूँ मैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। मतलब सेम फेज में होने चाहिए आपके रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन एंड क्लोराइड HCl बना रहा है, तो मतलब देखो गैस 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 गैस, देख लो सब
सारे रिएक्टेंट्स एज वेल, ये रिएक्टेंट्स है ये प्रोडक्ट्स हैं, है ना, दोनों रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आपके सेम फेज में है। देखो इसमें सब में गैस में है, तो ये होमोजीनियस इक्विलिब्रियम का एक एग्जांपल है। अगर आपसे कोई हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का एग्जांपल पूछे, मतलब जो रिएक्शन आपका एग्जांपल दे रहे होंगे उसमें देख सकते हो यहाँ पे ये सॉलिड आ गया, फिर ये गैस है रिएक्टेंट्स, फिर सॉलिड और गैस है, फिर यहाँ सॉलिड गैस और गैस, देख रहे हो सॉलिड, ठीक है। तो इस टाइप के जो आपको रिएक्शन देखने को मिलेंगे जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में दोनों टाइप के फेजेस देखने को मिले, एक से ज़्यादा देखने को मिले, सेम नहीं देखने को मिल रहे, उस केस के अंदर जो इक्विलिब्रियम मेंटेन होएगा उसको हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। तो अब अगर हम केमिकल इक्विलिब्रियम की इतनी इंपॉर्टेंट बात कर ही रहे हैं तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे होंगे। भाई इक्विलिब्रियम जो होता है वाला इस टाइप का वो डायनेमिक होता है नेचर। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मेनली मतलब होता है जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं और प्रोडक्ट्स जो हो रहे होते हैं वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं इवन आफ्टर इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। उस इक्विलिब्रियम के अचीव होने के बाद भी ये काम हो रहा होता है, बट जो रेट होता है वो कांस्टेंट रहता है दोनों का। इसको हम डायनेमिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम को नाम देते हैं। अ कैटलिस्ट कैन ऑल्टर द रेट ऑफ अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम बट डज नॉट चेंज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये देखो कैटलिस्ट का क्या काम होता है, आप कैटलिस्ट आता है रिएक्शन के अंदर उसका जो रेट है वो बढ़ा देता है कुछ हद तक और उसके बाद बिना यूज हुए वापस बाहर निकल जाता है। तो ये क्या करता है, बहुत बार आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है, फिर थ्योरी के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कैटलिस्ट क्या करता है। वो ऑल्टर करता है रेट ऑफ द अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम, रेट को हल्का सा चेंज करेगा बट डज नॉट चेंज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। हमेशा आपका जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है वो हमेशा बनी रहेगी, चाहे रेट बढ़ रहा है कुछ भी हो रहा है पर स्टेट जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी। जो इक्विलिब्रियम का लेवल है वो इक्विलिब्रियम का जो एक सिचुएशन है वो मेंटेन रहेगी हमेशा इस केस के अंदर, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम और क्या चेंजेस होते हैं, जो फ्री एनर्जी होती है वो हमारी डेल जी जो होती है वो जीरो होती है। डेल जी आपने थर्मोडायनामिक्स से पढ़ा होगा यार, बार उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, उसकी नहीं अपने वीडियो देखी तो फटाफट जाकर देख लो। इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी अफेक्टेड बाय ऑल्टरिंग द फैक्टर्स। आप कैसे कैसे इक्विलिब्रियम की स्टेट को आप अफेक्ट कर सकते हो, ये सवाल पूछा जाता है। प्रेशर को चेंज कर दो, वॉल्यूम को, कंसंट्रेशन को, टेम्परेचर को, है ना, लीच एटलीस्ट प्रिंसिपल अभी आगे पढ़ेंगे हम, इन सब चीज़ों से चेंज हो जाते हैं। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े अगर हम कि लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। लॉ ऑफ मास एक्शन सबसे पहले आता है। एक्टिव मास क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन होता है एक्टिव मास इज इक्वल टू द मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन आपको ऑलरेडी पता है। वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम एंड मोलर वेट वॉल्यूम आपको लीटर में आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मोलर कंसंट्रेशन बनाती हैं। और जो भी आप ये एक्टिव मास लेते हो हमेशा एक स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनकी कंसंट्रेशन ले रहे होते हो। मान लो अगर यहाँ पे N2 है तो आप उसका ऐसे ब्रैकेट्स में ले रहे होगे, यहाँ पे आप उसका मोलर कंसंट्रेशन मतलब आपका यहाँ पे एक्टिव मास, ठीक है। तो अगर आपको ये रिएक्शन में अगर दे के चलूँ जिसमें ए बी और प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ए आगे क्या इनके कॉफिशिएंट्स है, मतलब जैसे तो आप देखते हो ना 3A + 2B गिव राइज टू प्रोडक्ट्स, इस टाइप के, मतलब ये 3 जो है यहाँ पे इसमें स्मॉल a ले रखा है, जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस केस में अगर रेट निकालने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, K है ना, A इसकी ब्रैकेट में देख रहे हो उसकी कंसंट्रेशन है जो कि हमने ब्रैकेट में लिया और उसकी पावर आपके जो आप सामने वाले कॉफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो A मल्टीप्लाई बाई B इसकी कंसंट्रेशन और इसके आगे जो इसका कॉफिशिएंट था आपने वो यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो इस टाइप की एक यहाँ पे एक जनरल इक्वेशन बनती है रेट ऑफ द रिएक्शन को लेकर। तो यहाँ पे जो K आप लगा रहे हो वो क्या है, रेट। अगर हम रेट निकालें तो K क्या हो सकता है, रेट कांस्टेंट हो सकता है, तो K इज द रेट कांस्टेंट हियर, ओके। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K के बारे में, तो फॉर अ जनरल रिएक्शन में बात करूँ, ये देखो वही उस टाइप की रिएक्शन दे रखी है, देखो ये आगे इसके कॉफिशिएंट सबके और जी हमारे ये है मेन हमारे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन है, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, आप सिर्फ रिएक्टेंट्स लोगे, फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या लोगे आप मेनली रिएक्टेंट्स का रेट ले रहे होते हो, ठीक है। तो K F A B और B देख रहे हो जब भी हमने रिएक्टेंट्स का काम लिया। बैकवर्ड रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पे आप बैकवर्ड रिएक्शन में आप मेनली प्रोडक्ट्स का आप रेट ले रहे होते हो, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट्स का रेट लिया है, तो RF और RB के नाम से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का आपने यहाँ पे लिया है, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, दोनों आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट हो जाते हैं, तो दोनों को इक्वेट करोगे तो सेम इन दोनों को इक्वेट करोगे इस वाली इक्वेशन को, तो यहाँ पे दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। फिर KF एंड KB यू नो, KF इज अ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट एंड KB इज द बैकवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट। बहुत ही अभी तक बहुत जनरल बहुत ही सिंपल बात, आई होप कि समझ में आ रही है, बहुत ही प्यार से हम चल रहे हैं, ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम आर रिलेटेड बाय, बहुत आसान है, क्या करो आपने KF और KB निकाला, उनको जस्ट डिवाइड कर दो यार, KF अपॉन KB कर दो। दोनों इक्वेशन जो पीछे पड़ी थी, कहाँ पड़ी थी, नीचे जो दोनों इक्वेशंस पड़ी है ना, ये रही, ये इक्वेशन पड़ी है, तो KB को इसके नीचे ले जाओ KF के, तो KF अपॉन KB हो जाएगा, जो कि हम इक्वेट करते हैं KC लिख लेते हैं इसको, और फिर आपको ये प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स करके करना पड़ता है मेनली, प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स, कभी रिएक्टेंट्स अपॉन प्रोडक्ट मत कर लेना, ठीक है। वहाँ से निकालोगे समझ जाओगे, बस आपको क्या पता होना चाहिए, KF अपॉन KB करते हैं उसकी वैल्यू होती है KC। व्हाट इज KC, KC इज द कांस्टेंट एंड इट्स कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ रिएक्शन। KC होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू हमेशा याद रखना, KC इज इक्वल्स टू KF अपॉन KB।
के बी अपॉन के एफ मत कर देना। अगर के बी अपॉन के एफ कर दोगे तो ये जो है आप इसको ऊपर लिख दोगे, फिर इसको नीचे लिख दोगे, जो कि गलत है। तो के सी इज इक्वल टू के एफ अपॉन के बी, मतलब रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को डिवाइड करना है, ठीक है। और के सी हम जब भी निकालते हैं जब सारी कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम में होती है ना, एक्सप्रेस्ड इन मोल्स पर लीटर। एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है PCl5 की यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखी है, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये रिएक्टेंट यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनना ही ये रहे, ठीक है। तो इसका अगर आप के सी निकालोगे तो क्या होगा, हम हमेशा क्या लेते हैं, के सी में हम प्रोडक्ट्स का अपॉन रिएक्टर्स करते हैं। तो PCl3 ये हमने ब्रैकेट में लिया, फिर Cl2 ये ब्रैकेट में लिया, और फिर PCl5 ये ब्रैकेट में लिया, ठीक है। अपन डिवाइड कर दो, ये तो आपकी के सी की वैल्यू है, समझ रहे हो। अब के पी निकालना है। के पी क्या होता है, के सी तो कंसंट्रेशन के टर्म्स में हो गया, के पी क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। बस पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में निकाल दो तो क्या होगा, सेम चीज़ होगी, बस के पी सेम बिल्कुल सेम होगा। बस यहाँ पे इन सबका कंसंट्रेशन की जगह आप देख सकते हो पार्शियल पी सबका पार्शियल प्रेशर के हमने टर्म्स में ले लिया है। तो अगर आपने के सी और के पी दो चीज़ निकाली है तो इनका रिलेशन भी कोई प्यार से आपको बताना होगा। के पी अपॉन के पी और के सी का रिलेशन आपको कोई डेफिनेटली बता रहा होगा। तो के पी इज इक्वल्स टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन। क्या है, के पी इज इक्वल्स टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन, ठीक है। ये आपका यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है के पी और के सी का रिलेशन। व्हाट इज डेल्टा एन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे डेल्टा एन यहाँ पे हमारा क्या है, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। व्हाट इज दिस, व्हाट इज ये वही कोफिशिएंट्स है जो स्मॉल हमने कोफिशिएंट छोटे कोफिशिएंट्स की जो हमने बात करी, जो आप यहाँ पे ऊपर आप इसको पावर में ले रहे थे, वही कोफिशिएंट्स हैं। बट ये सी और डी के जो कोफिशिएंट्स हैं वो प्रोडक्ट के हैं, ए और बी के आपके रिएक्टेंट के हैं। प्रोडक्ट के ऐड करो, माइनस कर दो जो रिएक्टेंट के ऐड किए हैं उन दोनों को, तो आपका डेल्टा एन की वैल्यू आ जाएगी। आर और टी की वैल्यू आप ऑलरेडी जान चुके हो। आर गैस कांस्टेंट, कितनी बार बताऊं, टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। थर्मोडायनामिक्स पढ़ा हो तो समझ में आ रहा होगा। के पी और के सी आपको ऑलरेडी पता है। वहाँ सी मतलब कंसंट्रेशन के टर्म्स में ले रहे हैं, पी मतलब पार्शियल प्रेशर के हम टर्म्स में ले रहे हैं। यहाँ पे कुछ केसेस हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इफ एन पी इज इक्वल टू एन आर, मतलब यहाँ पे अगर मान लो जो हमने कोफिशिएंट्स हैं, जो एन पी की वैल्यू पता है ना आपको, क्या प्रोडक्ट्स जो हमने प्रोडक्ट्स जो मान लो 3+2, समझ गए। एन पी और एन आर की वैल्यू समझ गए आप। डेल्टा एन आपने निकाला, जो ये जो आपका था एन पी था, ये आपका एन आर था, इन दोनों को तो माइनस कर रहे हो आप, सीधी सी बात है। एन ये जो स्मॉल छोटे होते हैं, ये क्या है, ये वही कोफिशिएंट है जो आप पावर में ले रहे हो, समझ गए ना, प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की। तो मान लो किसी केस में यहाँ पे एन पी इज इक्वल्स टू एन आर हो, तो क्या होगा, डेल्टा एन तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि क्या है आपका डेल्टा एन, यही तो है एन पी माइनस एन आर। तो ये दोनों अगर इक्वल हो जाए, मतलब एक्स माइनस एक्स हो जाए, तो ये तो जीरो हो जाएगा फिर, ठीक है। तो इस केस में के पी हमारा के सी के इक्वल हो जाएगा। तो इस केस में के पी इक्वल टू के सी हो जाएगा। क्यों, तो मान लो अगर डेल्टा एन जीरो हो गया तो भाई इसका तो कोई पावर रही नहीं, तो ये तो 1 हो जाएगा। तो के सी इंटू 1 हो जाएगा, तो के पी इज इक्वल टू के सी हो जाएगा, समझ रहे हो। सिमिलरली अगर हमारा एन पी जो है वो एन आर से बड़ा हुआ, तो यहाँ पे एन डेल्टा एन जो है पॉजिटिव हो जाएगा, सीधी सी बात है। बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो वहाँ पे के पी बढ़ जाएगा, के पी इज ग्रेटर देन के सी। अगर यहाँ पे उल्टा हो गया तो यहाँ पे के पी स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट्स का एन आर बढ़ गया। छोटे में से बड़े को माइनस करोगे तो हमेशा नेगेटिव टर्म्स भी जाएगा, तो इसलिए के पी कम हो जाएगा। तो वही फॉर्मूले पुट करके, बहुत आसान सा फंडा है, एक बार ऊपर जाके नोट्स में देख लेना, नोट्स आपको पता है कैसे एक्सेस करने हैं, ठीक है। पीछे देख के हल्का सा वीडियो पीछे कर लो, जब समझ जाओगे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करने वाले यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो भाई के पी की जो वैल्यू आपकी यूनिट होती है वो होती है एटीएम की पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन आपको निकालना सिखा चुका हूँ। के सी की वैल्यू क्या होती है, मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन की पावर डेल्टा एन मान के चलो। मोल पर लीटर को कंसंट्रेशन लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो। concentration of pure solids and pure liquids are taken to be unity। जब भी हम किसी भी प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड्स को लेते हैं तो वहाँ पे जो कंसंट्रेशन लेते हैं उनकी यूनिटी लेते हैं। तो मेन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं वैल्यू, उसकी जो वैल्यू डिपेंड करती है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। वो इंडिपेंडेंट है यहाँ पे, और कोई भी फैक्टर की बात करूँ टेम्परेचर के अलावा उनसे इंडिपेंडेंट है, ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो भाई इसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करें तो मैं कहाँ यहाँ पे यूज हो सकता है। प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, भाई आप रिएक्शन की डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हो यहाँ पे रिएक्शन क्वेश्चन के थ्रू, जो क्यू होता है कि भाई रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसी के थ्रू यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन का प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं। मान लो यहाँ पे आपकी ये रिएक्शन है 2A + B के राइज टू C + D, है ना, होमोजेनियस रिएक्शन देख रहे हो, जी सब सेम फेज में। यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या निकालोगे क्वेश्चन का, वही प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट करोगे, वही सेम जो हमने पहले किया। एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रिएक्शन इट इज कॉल्ड द रिएक्शन क्वेश्चन। एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रिएक्शन, हम उस किसी भी टाइम पे बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम रिएक्शन जो हम बात कर रहे हैं उसको हम रिएक्शन क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम ऑफ रिएक्शन, अगर मेरी क्यू है वो के सी से बड़ा हुआ तो जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही होगी। अगर क्यू छोटा हुआ के सी से तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही होगी। और अगर क्यू के सी के इक्वल हुआ तो रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। तो ये कभी कभी एमसीक्यू पूछते, ज़्यादा दिमाग मारने की जरूरत नहीं, बस क्यू और के सी के टर्म्स में इसको मान के चलो। अगर क्यू बड़ा है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है हमारी, और क्यू छोटा है के सी से तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। और क्यू अगर इक्वल है के सी के तो इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन है।
ये आपको पता होनी चाहिए। आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ रही होगी। सेकंड इसकी एप्लीकेशन प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, भाई कैसे कितना कितना एक्सटेंट तक यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, के की वैल्यू इज कंसंट्रेशन प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर यहाँ पे जो के सी की वैल्यू आ रही है वो 10⁻³ से ऊपर आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अगर 10⁻³ से ऊपर आ रही है तो प्रोडक्ट्स डोमिनेट करते हैं, प्रीडोमिनेट करते हैं ओवर द रिएक्टेंट, मतलब प्रोडक्ट यहाँ पर डोमिनेशन में काम कर रहे हैं एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट्स। इसका मतलब एग्जाम्पल कि अगर के सी वेरी लार्ज है देन द रिएक्शन प्रोसीड्स नियरली टू कंप्लीशन। मतलब समझ लो प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, प्रोडक्ट्स अगर प्रीडोमिनेट कर रहे हैं रिएक्टेंट्स को, मतलब क्या हो रहा है, रिएक्टेंट्स मतलब प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। रिएक्शन क्या होती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अगर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बन रहे हैं तो मतलब रिएक्शन बिल्कुल कंप्लीशन के पास पहुंच गई है। मतलब केसी अगर 10⁻³ से बड़ा हुआ तो रिएक्शन बिल्कुल कंप्लीशन के पास पहुंच गई। इस केस में प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो प्रीडोमिनेट करते हैं। याद रखना किसको, हमारे रिएक्टेंट्स को। तो केस 2 के अंदर क्या है कि अगर केसी की जो वैल्यू होती है 10⁻³ से कम होती है तो उस केस के अंदर क्या होता है, जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रीडोमिनेट करते हैं। मतलब यहाँ पे जो केसी है बहुत ज़्यादा स्मॉल है और रिएक्शन प्रोसीड रियली, मतलब रिएक्शन बहुत धीरे धीरे बहुत ही आगे जो उसका फॉरवर्ड रिएक्शन जो हो रहा है, मतलब जो रिएक्शन मतलब प्रोडक्ट्स में फॉर्मेशन हो रहा है रिएक्टेंट्स का, वो बहुत रेयर होता है। मतलब क्योंकि क्या होता है, रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा है इस केस में, प्रोडक्ट्स तो बहुत ही कम होंगे, तो मतलब प्रोडक्ट्स बन ही नहीं रहे, मतलब रिएक्शन हो ही नहीं रही इतनी, तो इसलिए जो रिएक्शन होती है वो प्रोसीड बहुत कम कर पाती है। अगर केसी इज़ द रेंज ऑफ 10⁻³ अगर यहाँ पे केसी 10⁻³ टू 10⁻³ के बीच के अंदर आ रही है तो मतलब यहाँ पे एप्रिशिएबल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट, मतलब ठीक ठाक कंसंट्रेशन दोनों की है। तो एप्रिशिएबल कंसंट्रेशन यहाँ पे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तीसरा एप्लीकेशन है कि कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। तो मेनली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि भाई किस किस पे डिपेंड कर रहा है, के डिपेंड ऑन द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। सीधी सी बात है, स्टोइकियोमेट्री मतलब वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है जो मैं आगे आपको बता रहा हूँ, जो आप पावर में लेके चलते हो। ए से बी बन रहा है रिवर्सिबल रिएक्शन, इसका K1 है, या बी टू सी बनना है, इसका K2 है। ऑन एडिंग अगर करोगे तो ये आपका पता है वो कट जाएंगे डेफिनेटली, तो ए से सीधा आप सी आप इसको लिख सकते हो, इस टाइप से लिख सकते हो। तो ये आपको जो के वैल्यू होगी वो होगी K1.K2। एडिशन में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, देख सकते हो के का K1.K2। इस टाइप की जब भी रिएक्शन आएगी, देख रहे हो यहाँ पे सेम चीज़ बन रही, तो इसको जब एडिशन करोगे तो ये कटते हैं और फिर ये ट्रिक है, ये ट्रिक आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़े। तो एडिंग में हमेशा मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो मान लो ये आपकी इस टाइप की एक रिएक्शन है, अगर इसको आपने रिवर्स किया है, ठीक है, A+B C+D बनना है, इसको रिवर्स कर दो, उस केस में आपका डिवाइड हो जाता है। जो नया K बनता है वो बनता है 1/K1। इसका अगर K1 था तो वो बन जाता है 1/K1 रिवर्स करने पे, ठीक है। एडिशन करने में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, K1.K2 यहाँ रिवर्स हो रहा है, मतलब यहाँ रिवर्स हो रहा है तो डिवाइड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो अगला पॉइंट है आपको मैं इस एग्जाम्पल से थ्रू एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मान लो यहाँ पे एक रिएक्शन है, ठीक है, D2 गिव राइज टू 2A। तो इसका जो यहाँ पे K1 है, इसका जो K है वो यहाँ पे हमने K1 लेके चल रहे हैं। मान लो हमने इस इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस पे क्या डिपेंड, इस पे क्या फ़र्क पड़ेगा भाई। ये कहेगा ठीक है तुमने रिएक्शन को तो मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। हम क्या करते हैं, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं ना उसको हम उसकी पावर में ले लेते हैं। तो K जो नया K निकल के आएगा वो K1, उसकी पावर हाफ से मल्टीप्लाई किया है आपने पूरी रिएक्शन को, तो उसकी पावर हाफ ही हो जाएगी, क्योंकि √K1 हो जाएगी। ये कुछ के कंसेप्ट हैं जो कि आपको पता होने चाहिए गाइस, ठीक है। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा होता है। इट मीन्स Kp एंड Kc विल रिमेन कांस्टेंट एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर में Kp और Kc वो भी कांस्टेंट रहेंगे, नो मैटर हाउ मच चेंजेस आर मेड इन द प्रेशर, कंसंट्रेशन, वॉल्यूम और कैटलिस्ट। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो Kp और Kc भी कांस्टेंट रहेंगे। तो बहुत आपको घुमाते हैं इन क्वेश्चन से, क्या कहेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर, देन द प्रेशर जो था पहले 30 था अब 50 हो गया, जो कंसंट्रेशन है वो वॉल्यूम है वो 50 लीटर था वो 100 हो गया, जो भी है लेट इट बी कोई भी एग्जांपल, और टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो आप हम सोचते हैं अरे प्रेशर बढ़ गया, अरे कंसंट्रेशन बढ़ गया, अरे वॉल्यूम बढ़ गया, तो मतलब Kp Kc भी बढ़ गए होंगे या कुछ उनमें डेफिनेटली चेंज आया होगा। तो एग्जाम्पल आपके ऑप्शन होंगे उनमें हमेशा कोई चेंज होगा, इक्वल तो हो नहीं सकता। पर ये बात याद रखो, ये सिर्फ कांस्टेंट, ये सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड होता है। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर लिख के वहाँ पे आ गया बड़ा तो मतलब Kp और Kc भी कांस्टेंट रहे, मतलब इक्वल रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बीच का एक बहुत ही प्यारा रिलेशन बनता है, इसके बीच का एक बहुत ही प्यारा रिलेशन बनता है के टर्म्स में। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू -2.303 RT log K, ठीक है। कि आपको पता है, अब आपको ऑलरेडी इतने सारे मैं एग्जांपल दे चुका हूँ। और डेल्टा जी क्या होता है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज होता है। टी आपको ऑलरेडी पता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। आर आपको ऑलरेडी पता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होती है, सब आपको पता है। बस एक रिएक्शन एक नई प्यारी सी ऐड हुई है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन बन जाती है। डेल्टा जी इक्वल्स टू -2.303 RT log K, ठीक है। अब हम बात करने वाले प्यार से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, प्यारे टर्म्स क्योंकि काफ़ी सारे सवाल पूछते हैं इनसे। इट इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ 1 मोल डिसोसिएटेड इनटू प्रोडक्ट्स। बट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या, डिसोसिएट हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो आपका जो यहाँ पे रिएक्टेंट है, जो आपका 1 मोल रिएक्टेंट है वो यहाँ पे डिसोसिएट हो रहा है प्रोडक्ट्स के अंदर। तो यहाँ पे बोला है कि फ्रैक्शन ऑफ 1 मोल डिसोसिएटेड इनटू प्रोडक्ट्स। अल्फा को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक तरीके से। अल्फा क्या होता है, जो नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड और इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स टेकन।
अल्फा को हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड होगा, या फिर इसको बोल सकते हैं फ्रैक्शंस ऑफ मोल एसोसिएटेड आउट ऑफ 1 मोल, कितने आपके फ्रैक्शन डिसोसिएट हुए हैं 1 मोल से। ठीक है, मान लो यहाँ पे हमने गैस एन ली है जो कि यहाँ पे डिसोसिएट हो रही है यहाँ पे n मोल्स ऑफ ए में, तो एन जो है वो n मोल्स ऑफ ए में डिसोसिएट हो रहा है। तो इस केस में हमारा जो, मैं जीरो टाइम की बात करूँ तो मैं कंसंट्रेशन मान के चलूँ एन की वो ए है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन है वो जीरो होगी, क्योंकि प्रोडक्ट्स का भी फॉर्मेशन हुआ ही नहीं है, हम टाइम जीरो पे लेके चल रहे हैं, जीरो टाइम पे लेके चल रहे हैं, तो वहाँ पे कंसंट्रेशन इसकी तो रिएक्टेंट की तो होगी और प्रोडक्ट तो अभी बना ही नहीं है। उसके बाद टी एट इक्विलिब्रियम अगर आ गया तो उसमें क्या होगा, कुछ जो आपका रिएक्टेंट में से माइनस हो रहा होगा वही आपका प्रोडक्ट बन रहा होगा। तो मतलब इस केस में आपका जो यहाँ पे x माइनस हो रहा है ना, a माइनस एक्स आप लिख के चल रहे हो, गिव राइज टू nx, ये आपको समझना होगा कि जितना आपका निकल रहा है उतना ही आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। n टाइम्स हम यहाँ पे इसको लेके चल रहे हैं, n टाइम्स यहाँ पे उस चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है x का। व्हाट इज x, जो वहाँ से डिसोसिएट हो रहा है वही प्रोडक्ट बन रहा है। इस केस में जो अल्फा होगा वो होगा x अपॉन a, ये आपको समझने की इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी a इंटू अल्फा, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको ज़्यादा आपका दिमाग ना खराब करूँ, क्योंकि इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक पॉइंट के बाद में सैचुरेशन आ जाता है, समझ नहीं आता ओ ए अल्फा ए एक्स क्या है, तो बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला बन के आता है, वो याद रखो। यहाँ पे हम जब टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे होते हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के अंदर एक फॉर्मूला प्यारा से निकल के आता है, दैट इज़ 1 + n-1 अल्फा इंटू ए। समझ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये पढ़ना ही पड़ेगा और करना ही पड़ेगा जब भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो जब भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से कोई सवाल आएगा तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके आओगे, जिसमें आप अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 + n-1 अल्फा इंटू ए। ठीक है, ए क्या आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन है, एन क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ एन क्या है, एन आपको अगर निकालना है तो याद रखो एन क्या है यहाँ पे, सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स। वही आगे वाले जो हम लगा रहे, जो पावर में ले रहे थे, प्रोडक्ट्स के ऐड करो अपॉन डिवाइड कर दो, रिएक्टेंट्स के ऐड करो, वो आपकी एन की वैल्यू निकल के आती है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, वहाँ से आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ए इज इनिशियल कंसंट्रेशन, सब आपको चीज़ बता रखी है और आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी। एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, PCl5 डिसोसिएट हो रहा है PCl3 और Cl2 के अंदर, तो यहाँ पे अगर n की वैल्यू निकालूँ अगर मैं, तो क्या होगी 1 + 1, क्योंकि ये 1 है और ये 1 है और ये 1 है, तो 1 + 1 प्रोडक्ट को हमने ऐड किया, अपॉन करा, रिएक्टेंट को ऐड किया, तो 1, तो 2/1 दैट इज़ 2। समझ रहे हो, तो यहाँ पे n की वैल्यू आ गई हमारी 2, तो मतलब प्रोडक्ट का आप ऐड करो, डिवाइड कर दो रिएक्टेंट के ऐड से, कोफिशिएंट से, तो उसको डिवाइड करके आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो n की वैल्यू हम देख सकते हो 2 आ गई। फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, चैप्टर प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर यहाँ पे हमने कोई चेंज अप्लाई किया कि भी सिस्टम पे, अगर वो इक्विलिब्रियम पे है, तो जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्टेड होगा इन दैट डायरेक्शन जो कि मिनिमाइज कर सके उस चेंज को। ठीक है, मान लो कोई भी इक्विलिब्रियम स्टेट में यहाँ पे मैंने कोई चेंज अप्लाई किया है, तो जो यहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा वो उस तरफ शिफ्ट होएगा, इस तरीके से होएगा जिससे वो चेंज है उसका इफेक्ट है वो मिनिमाइज कर सके, वापस से इक्विलिब्रियम को हम मेंटेन कर सके, एस्टैब्लिश हो सके उस न्यू कंडीशंस के अंदर। तो यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूँ इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन का, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट इज इंक्रीज, मैं मान लो मैंने कंसंट्रेशन बढ़ा दी यहाँ पे उसकी कंपोनेंट की, तो क्या होगा, रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होएगा, उस डायरेक्शन में शिफ्ट होएगा जहाँ पे कंसंट्रेशन डिक्रीज करी जा सके। मान लो अगर मैंने कंसंट्रेशन बढ़ा दी है तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होने की कोशिश करेगा, जहाँ कंसंट्रेशन कम हो सके। ठीक है, एग्जाम्पल लिख सको, ये कि आपके प्यार से एक रिएक्शन दे रखी है, मान लो मैंने प्रोडक्ट बढ़ा दिया, मैंने प्रोडक्ट की यहाँ पे इस पार्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी है, तो इसको कम करने के लिए क्या होएगा, वापस बैकवर्ड रिएक्शन जाएगी जिससे रिएक्टेंट वापस बन सके, तो क्या होगा, प्रोडक्ट फिर कम हो जाएगा और उस केस में यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो सकती है। मान लो मैंने रिएक्टेंट बढ़ा दिया, तो क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड बढ़ने की कोशिश करेगी, क्योंकि इस वाले पार्ट को कम करना है, जब भी तो ये बढ़ेगा, इस वाले पार्ट को कम करना है। ठीक है, तो इसको कम करने के लिए इधर भेजना पड़ेगा मामला, क्योंकि आपने इधर वाली पार्ट आपने इसको ही बढ़ाया और आपको इसको अब कम करना पड़ेगा, तो आपको इधर रिएक्शन मूव करनी पड़ेगी ना, जब भी तो वो कम होएगा, जब भी तो इक्विलिब्रियम दोबारा मेंटेन हो पाएगा। तो मतलब प्रोडक्ट बढ़ा रहे हो तो बैकवर्ड शिफ्ट और रिएक्टेंट बढ़ा रहे हो तो फॉरवर्ड शिफ्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम में क्या चेंज हो रहा है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो वहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन जो होगी उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगी जहाँ प्रेशर को इंक्रीज करा जा सके। वॉल्यूम बढ़ाने पर प्रेशर कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बता रखा है आपको। वॉल्यूम बढ़ाया, प्रेशर कम होएगा, तो आप किस तरफ इक्विलिब्रियम जाएगा, जहाँ प्रेशर ज़्यादा हो सके। अभी प्रेशर कम हो रहा है ना, उसको ज़्यादा करना है, उस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, इन विच नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज इंक्रीजेस, आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इंक्रीज करने पड़ेंगे और फिर वाइस वर्सा हो जाएगा। मतलब अगर मान लो वॉल्यूम कम हो रहा होगा, है ना, वॉल्यूम कम हो रहा होगा तो क्या हो रहा होगा, प्रेशर बढ़ रहा होगा, तो आपको प्रेशर कम करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कम हो जाएंगे। ये याद रखो, जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो डेल एन जी की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन जीरो हो जाती है। उसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपका जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ऑलरेडी समझा चुका हूँ एन डेल्टा एन की वैल्यू क्या होती है, क्या चेंज होता है। ठीक है, डेल्टा एन अगर कम है, लेस देन जीरो है, तो जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही होगी। अगर डेल्टा एन जीरो ही हो गया तो रिएक्शन विल नॉट शिफ्ट। ठीक है,
रिएक्शन शिफ्ट ही नहीं होगी, ठीक है। जैसे आप इस वाले केस के अंदर देख सकते हो, 1 है और ये 2 है, तो 2 माइनस 2 करोगे तो क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। तो अगर डेल्टा एन की वैल्यू आपकी 0 आ गई तो रिएक्शन यहाँ पे नो इफेक्ट हो रहा होगा, तो रिएक्शन विल नॉट शिफ्ट एनीवेयर। प्रेशर के बारे में बात करूँ अगर कि भाई प्रेशर में क्या चेंजेस आ रहा है, भाई इफेक्ट ऑफ प्रेशर इन द डायरेक्शन विच प्रेशर डिक्रीजेज। अगर यहाँ पे एक प्रेशर इंक्रीज, ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ, प्रेशर इंक्रीज होएगा तो आप क्या कोशिश करोगे कि प्रेशर डिक्रीज कर सको, ठीक है। जो प्रेशर होता है वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मान लो अगर डेल्टा एन यहाँ पे 0 है, डेल एन जी 0 है, तो फिर से वही हो जाएगा, नो इफेक्ट आएंगे। बट अगर डेल एन जी बड़ा हुआ है, इज़ ग्रेटर देन 0, इस वाले केस में, ठीक है, दैट इज़ 2 माइनस 1 दैट इज़ 1। 2 मतलब 1 और 1 हमने 2 करा, और ये 1 है, इसके आगे का स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 माइनस 1 इज़ 1। तो इस केस के अंदर आप देख सकते हो डेल्टा एन यहाँ पे 0 से बड़ा हुआ है। तो मतलब यहाँ पे अगर मेरा प्रेशर बढ़ रहा है तो जो पे क्वेश्चन है, जो पे रिएक्शन क्वेश्चन होता है, जो मैं आपको क्यू के टर्म्स में बताता है, यहाँ पे किसी भी प्रेशर, यहाँ पे पी मतलब मैंने लिया प्रेशर के टर्म्स में ले रहे हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो प्रेशर के टर्म्स में ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर पी बढ़ रहा है तो क्यू पी कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो फॉरवर्ड शिफ्ट हो रही होगी। याद कर लो, एमसीक्यू में डायरेक्टली आता है, अगर पी कम हो रहा है तो जो क्यू पी होगी वो वैल्यू बढ़ रही होगी, जहाँ पे बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा होगा। आप डायरेक्टली से प्रेशर के टर्म्स में याद रख सकते हो, पी बढ़ रहा है तो फॉरवर्ड शिफ्ट, पी कम हो रहा है तो बैकवर्ड शिफ्ट, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं केस की बात करूँ तो डेल्टा एन लेस देन 0 है, वो भी यहाँ पे सेम केस हो रहा होता है। अब हम बात करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्वेश्चन आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, तो पहले जो क्यू समझाया था उसको हम डिवाइड कर सकते हैं क्यूपी और क्यूसी में, मतलब प्रेशर के टर्म्स में, कंसंट्रेशन के टर्म्स में। यहाँ पे प्रेशर की बात हो रही है तो प्रेशर के टर्म्स में बात करें। कैटलिस्ट के बारे में, भाई इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या होता है, तो ड्यू टू कैटलिस्ट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड। ऑलरेडी बता चुका हूँ भाई स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में नहीं अफेक्ट होती, तो मतलब कोई शिफ्ट ही नहीं हो रहा होगा। इस कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट का क्या काम होता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है, बोथ इन द फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन इन द सेम अमाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई बोलता है कि कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है, नहीं, दोनों फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों की यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है, ठीक है। अगर हम फॉरवर्ड एंड रिवर्स की जो रेट को हम इक्वली यहाँ पे ऑल्टर करें तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम जो होगा वो अटेंड होगा फास्टर, दैट इज द टाइम टेकन टू रीच द इक्विलिब्रियम इज लेस, क्योंकि तो यहाँ पे जो टाइम लग रहा होगा बहुत ज्यादा कम लग रहा होगा। इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन, यहाँ पे इनर्ट गैस का अगर एडिशन हो रहा होगा, इनर्ट गैस के फटाफट से नाम बताओ आप कमेंट में, कुछ तो यार काम करो यार, आपको कुछ हमेशा मुझे होमवर्क देना पड़ता है जब भी आप एक्टिव रहते हो, वरना ऐसे देख के ऐसे देख रहे होगे। अच्छा वो इनर्ट गैस एडिशन का क्या होता है, अच्छा इनर्ट गैस क्या होता है, तो इनर्ट गैस क्या होता है फटाफट से बताओ कमेंट में, ठीक है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर बात करूँ तो इनर्ट गैस एडिशन का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, याद कर लो कि इनर्ट गैस का कांस्टेंट वॉल्यूम में कोई भी इफेक्ट नहीं होता। कांस्टेंट प्रेशर की बात करूँ तो क्या होता है, अगर यहाँ पे इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं, है ना, तो मेंटेन प्रेशर करने के लिए, तो उसके अंदर क्या करना होता है, हमें वॉल्यूम को इंक्रीज करना होता है, उस केस के अंदर वॉल्यूम को हमें इंक्रीज करना होता है। और इसमें क्या होता है, इक्विलिब्रियम जो हमारा शिफ्ट हो रहा होता है वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा होता है जहाँ पे लार्जर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस फॉर्म हो जाए, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस फॉर्म हो रहे हैं, उस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम को आप गाड़ी मोड़ देते हो। अगर यहाँ पे आप इनर्ट गैस को ऐड कर रहे हो तो कांस्टेंट प्रेशर को मेंटेन करने के लिए तो वॉल्यूम आपको हमेशा बढ़ाना पड़ता है उस केस के अंदर, और वहाँ पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाते हैं इन द डायरेक्शन जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बन रहे होते हैं। डेल एन जी अगर यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, फिर से वही बात है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही होती है, अगर लेस देन 0 है तो बैकवर्ड रिएक्शन, अगर इक्वल टू 0 है तो नो इफेक्ट होगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व होती है, उसके अंदर जो टेम्परेचर चेंज होता है उसके अंदर एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है, log K2/K1 डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2 जो प्रेशर चेंज है, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज है T1 एंड T2 का वो यहाँ पे दे रखा है। डेल्टा H एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपने थर्मोडायनामिक्स में काफ़ी चीज़ पढ़ी होगी ऑलरेडी, ठीक है। तो K2/K1 आपको आपने इस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है। K2/K1 डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2 जो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ है T1 से T2, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे हमारे एंडोथर्मिक अगर रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, उस केस के अंदर जो T2 होता है वो ग्रेटर देन T1 होता है, और यहाँ पे K2 जो होता है वो K1 से बड़ा होता है। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डेल्टा एच की यहाँ पे नेगेटिव है, मतलब अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो उस केस में जो K2 होता है वो छोटा होता है K1 से, ये पता होना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ ली चैडले प्रिंसिपल की बात करूँ, प्रैक्टिकल जो अगर हम बात करें प्रैक्टिकल इक्विलिब्रियम सिचुएशंस, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया, ठीक है, इसमें क्या होता है वाटर सॉलिड से यहाँ पे क्या होता है लिक्विड बन जाता है, तो इसमें क्या होता है डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, नेगेटिव एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो इसमें क्या होता है डेंसिटी लो होती है, वॉल्यूम हाई होती है, यहाँ पे क्या होता है डेंसिटी हाई हो जाती है, वॉल्यूम लो हो जाता है इस केस के अंदर, जब हमारा वाटर जब लिक्विड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। जब ये मेल्टिंग ऑफ आइस जो करते हैं वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के अंदर केस में कर रहे हो, तो इसी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से पढ़ने हो तो पढ़ लो, ठीक है। बॉइलिंग ऑफ वाटर में क्या होता है लिक्विड से गैस बना रहे होते हो, क्या होता है डेंसिटी हाई होती है, वॉल्यूम लो होता है, तो डेंसिटी लो और वॉल्यूम हाई हो जाता है इस केस के अंदर गैस के अंदर। अब यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस। आपको पता है अमोनिया का फॉर्मेशन जो होता है वो हैबर्स प्रोसेस से होता है, मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर आप अमोनिया का फॉर्मेशन कर देते हैं, और जो डेल्टा एच की वैल्यू आती है याद कर लो -22.4 किलो कैलोरी पर मोल आती है, कई जगह लिखी हुई भी आती है बट याद कर लो तो अच्छा है,
ठीक है। डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी वाली जो वैल्यू होती है। तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एट लो टेम्परेचर, मतलब लो टेम्परेचर पे आपकी जो रिएक्शन हो रही है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश हो रही है। बट अगर आप बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर ले लेते हो तो उस केस के अंदर जो रेट होता है रिएक्शन का वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। तो इसलिए हमेशा मॉडरेट टेम्परेचर लेते हैं हम यहाँ पे इस टाइप की रिएक्शन को, हैवर्ट्स प्रोसेस वाली रिएक्शन को, इसलिए मॉडरेट टेम्परेचर हम लेके चलते हैं। एक छोटा एक थ्योरी वाला थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए ये भी क्यों लेके चलते हैं मॉडरेट टेम्परेचर, इसलिए लेके चलते हैं। हाई प्रेशर जो रिएक्शन होती है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी टू फॉर्म मोर प्रोडक्ट। सही सी बात है, अगर आप हाई प्रेशर लोगे डेफिनेटली रिएक्शन जो होगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जा रही होगी और वो आपको काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा होगा। अगर हमने अभी तक बहुत सारी चीज़ पढ़ी है तो हमने उसमें आपको मैंने क्या क्या चीज़ बताई है। के बताया डेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आपको क्वेश्चन रिएक्शन क्वेश्चन क्यों बताया जो अब आगे दोबारा से, और गिब्स एनर्जी जी बताई है। तो यहाँ पे ये रिलेशनशिप होती है इन तीनों चीज़ों के बीच में जो कि आपको पता होनी चाहिए, जो कि हम लास्ट टॉपिक पे एक तरीके से चैप्टर के केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर के। इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव, डेल्टा जी अगर नेगेटिव है देन द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एंड प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। बहुत बार सवाल पूछता है यार, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, बैकवर्ड फॉरवर्ड रिएक्शन, डायरेक्टली आप ट्रिक आप याद कर सकते हो। नेगेटिविटी है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। आजकल क्या होता है नेगेटिव लोग काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, नेगेटिव सोच काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रही है क्योंकि इंसान भी खराब होता जा रहा है दिन ब दिन, है ना। सोचो कि नेगेटिव है तो मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में चीज़ हो रही है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। डेल्टा जी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव पीछे दबे जा रहे हैं, पीछे दब रहे हैं काफ़ी लोग। तो यहाँ पे क्या होता है, तो डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अगर आपको डेल्टा जी अगर हमारा नेगेटिव है तो क्या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, नेगेटिव आगे चीज़ बढ़ेगी मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन, डेल्टा जी पॉजिटिव मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल्टा जी जीरो हो गया तो भाई आपको जब भी जीरो जी डेल्टा एन जी जीरो हो जाता है इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है, डेल्टा जी यहाँ पे जीरो हो गया, अचीव्ड इक्विलिब्रियम स्टेट इज अचीव्ड, है ना। और यहाँ पे कोई भी फ्री एनर्जी यहाँ पे बची नहीं है जिससे रिएक्शन आगे कुछ हो सके है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इन सबका एक छोटा सा आपको एक रिएक्शन, तो मैथमेटिकल अगर एक्सप्रेशन की बात करूँ थर्मोडायनामिक व्यू ऑफ इक्विलिब्रियम की, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। एल एन ये सब लॉगरिथम वाले टर्म्स चलना, मैथ्स पढ़ने वाले समझ गए होंगे, ठीक है। फिजिक्स में भी आपको लॉग काफ़ी आपने बहुत जगह देखा है, तो वही यहाँ पे एल एन के टर्म्स में है, ठीक है। तो डेल्टा जी नॉट क्या है, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी, जैसे तो स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी, नॉट आ गया तो मतलब स्टैंडर्ड, हाँ स्टैंडर्ड बढ़ गया नॉट लगाते ही। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। बहुत लिमिटेड फॉर्मुलेज हैं बट अच्छे फॉर्मुलेज हैं, पता होने चाहिए इस चैप्टर के अंदर, और ये फॉर्मुलेज याद होनी चाहिए अगर आपको आगे क्वेश्चन बनाने हैं तो। और यहाँ पे अगर मैं एक और फॉर्मुले की बात करूँ के टर्म्स में, वो बन जाता है ई माइनस डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाय आर टी सब पावर में। तो ये एक एक्स्ट्रा फॉर्मुला है, याद करना चाहो तो कर लो, जिसमें अगर मान लो अगर डेल्टा जी की नॉट की वैल्यू लेस देन 0 है तो के की वैल्यू वो ग्रेटर देन 1 हो जाती है। इतना अगर दिमाग नहीं मानना चाहते हो तो याद रख लो अगर डेल्टा जी नॉट नेगेटिव है तो के हमारा पॉजिटिव हो जाता है, और अगर हमारा डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव है तो हमारा जो के है वो नेगेटिव हो जाता है। और अगर डेल्टा जी नॉट 0 आ रहा है तो लॉग के भी 0 हो जाता है और के की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाती है। ये जो वाला पार्ट है पूरा लॉग से रिलेटेड है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो डेफिनेटली आपने अगर मैथ्स पढ़ी होगी तो आपको लॉग का टर्म समझ में आ गया होगा। बाकी अगर जो आपने दिमाग ज़्यादा नहीं मानना चाहते आप एक बार लॉगरिथम जाके वीडियो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पर कुछ भी लॉगरिथम जाके आप सर्च कर सकते हो, ठीक है, वहाँ पर आपको समझ आ जाएगा। बट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, अगर आपको फिलहाल अभी ट्रिक के लिए काम चाहिए, मैंने इसलिए नोट्स इस तरीके से बनाए जिससे अगर नहीं भी याद हो, ये चैप्टर बहुत दिमाग खाऊ लगे तो इस तरीके से आप इसको अप्रोच कर सको। नेगेटिव है डेल्टा जी नॉट तो के पॉजिटिव है, डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव है तो के नेगेटिव है, डेल्टा जी नॉट 0 है तो के इज इक्वल्स टू 1 है, हेंस इट रिप्रेजेंट्स द इक्विलिब्रियम। तो आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आ गया हो। काफ़ी चीज़ समझने वाली तो है बट उससे ज़्यादा इसमें लर्न करने वाली चीज़ें हैं और आपको लर्न करनी पड़ेंगी जब भी आपको चैप्टर समझ में आएगा। अगर ज़्यादा मुझे पता है चैप्टर काफ़ी ज़्यादा टफ लगता है लोगों को, बट टेंशन लेने वाली बात नहीं जब तक हम आपके साथ हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस चैप्टर को अप्रोच कर सकते हो। फॉर्मुलेस बता दी, कुछ कंसेप्ट एक्सप्लेन करवा दी। ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नोट्स को अगर आपने अच्छे से याद कर लिया, ठीक है, जो उसमें मैंने चीज़ें बताई याद करने वाली, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली यहीं से निकाल सकते हो। इसके जो नोट्स का लिंक है वो हमारे आपके इंग्लिश वर्ड ऐप पे है। जो इसका नोट्स का जो एक्सेस करने का प्रोसेस है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इंग्लिश वर्ड ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। और आईफोन यूजर्स के लिए यार मैं काम कर रहा हूँ वेबसाइट पे, एक बार वेबसाइट हम जल्दी लॉन्च कर दें तो आईफोन वाले वेबसाइट से काम कर सकते हैं। बट अब तो घर पे अगर एंड्रॉइड फ़ोन है तो अभी वहाँ से आप जाके एक्सेस कर सकते हो। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर पसंद आया हो। मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर दो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। विद थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगला पार्ट जो है आने की इक्विलिब्रियम आपको जल्दी देखने को मिलेगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। विद थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय, बाय बाय।